हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं। आजकल मैं आपको करवा रही हूँ बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स। इसके अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है पार्ट 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स को ट्रांसफर करने के कई सारे तरीके हैं। पर आज का लेक्चर होगा आरटीजीएस के बारे में, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि अगर आपने आरटीजीएस करना है तो वह किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आरटीजीएस को जानने से पहले ये बहुत ही जरूरी है कि ये देखा जाए कि आरटीजीएस को कौन से नियम हैं जो कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अधिकार है कि वह रूल्स बनाता है। इसके अलावा प्रॉपरली सुपरवाइज करता है कि किस प्रकार से इंडिया में सिस्टम चलेगा। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेमेंट सिस्टम और सेटलमेंट सिस्टम को किस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टॉपिक में हमने ये जाना था कि आरबीआई का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है देश में डेवलपमेंट लेके आना। तो चाहे वह एक पेमेंट सिस्टम की बात ही क्यों ना हो, इस प्रकार का पेमेंट सिस्टम बनाना जो कि सबके लिए सुरक्षित हो। तो आरबीआई की ये जिम्मेवारी है कि वह इम्प्रूवमेंट्स लाता है समय समय पर, ताकि जब भी कोई पेमेंट की जाए उस पेमेंट में पूर्ण रूप से सेफ्टी हो, किसी के भी पैसे को किसी प्रकार का खतरा ना हो। इसके अलावा सिस्टम एफिशिएंटली काम करे, उसके अंदर कोई भी कमियां ना हो। तो यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ही जरूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई नई टेक्नोलॉजीज तो लाता ही है, पर उसके साथ में जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो सिस्टम चल रहा है, उसे भी बेहतर करने के लिए लगातार काम करता रहता है। अब इसी में एक बहुत जरूरी काम जो आरबीआई ने किया, वह काम था एक नए एक्ट को बनाना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया एक्ट बनाया। एक्ट बना सन 2007 में। 2007 में ये देख लिया गया कि पेमेंट सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है। तो यही वह साल है, यहाँ पर ये आपको लर्न करना है कि 2007 एक महत्वपूर्ण साल था जिसके अंदर बनाया गया द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, जिसके अनुसार नई नई टेक्नोलॉजीज को और सिस्टम्स को डेवलप किया जाता है हमारे इंडिया में। अब इस एक्ट को एक बढ़िया ढंग से लागू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया एक अलग से डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। और इसका महत्वपूर्ण काम है, सबसे पहला काम है इशू करना डायरेक्टिव्स का मतलब होता है निर्देश। तो ये समय समय पर जितनी भी एंटिटीज हैं, जो बैंकिंग एंटिटीज हैं चाहे नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं, उन्हें रेगुलेट करता है और निर्देश देता है कि किस प्रकार से पेमेंट सिस्टम को चलाना है। यहाँ पर कई मेन बातें आती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ता जा रहा है, तो उसमें टेक्नोलॉजी वाइज क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे और ऑपरेशनल किस प्रकार से उसको यूज में लाना होगा। ये दोनों स्टैंडर्ड्स ये डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली ही सबको बनाने पड़ते हैं। उसके अलावा जो ये डिपार्टमेंट है, इसके पास शक्ति है, ये एम्पावर्ड है कि अगर कोई एंटिटी रूल्स के हिसाब से काम नहीं करती तो उसके खिलाफ पेनल एक्शन लेना, उसको दंडित करने का अधिकार भी इनके पास है। तो कोई भी, चाहे वो बैंकिंग एंटिटी हो या नॉन बैंकिंग एंटिटी हो, अगर वह एक्ट के अनुकूल काम नहीं करेगी, तो यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना। उस एंटिटी के खिलाफ जो भी दंड देना है उसकी शुरुआत कर देता है ये डिपार्टमेंट। आज का अकाउंट होल्डर चाहता है सुविधाएं कि वह घर बैठे बिठाए अपने अकाउंट में से पैसा ट्रांसफर कर दे दूसरे के अकाउंट में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर स्कीम।
ये स्कीम इनेबल करती है एक अकाउंट होल्डर को जो कि अपने बैंक में से पैसा ट्रांसफर करना चाहता है। पर यहाँ पर आपने एक बात का खास ध्यान देना है, जब आप पैसे ट्रांसफर करना चाहेंगे किसी और को यानी अनदर अकाउंट होल्डर को, ये जरूरी नहीं है कि उसका अकाउंट होल्डर का भी सेम बैंक में ही अकाउंट हो। उसका चाहे किसी भी बैंक में अकाउंट हो, अगर उसका बैंक एक पार्टिसिपेटिंग बैंक है जो कि आरटीजीएस करने की अथॉरिटी या उसे प्राप्त करने की अथॉरिटी रखता है, तो यह ट्रांसफर किया जा सकता है। पेमेंट सिस्टम तो कब से चलता आ रहा है, शुरुआत से ही पैसे का लेन देन तो होता ही है। तो रिटेल पेमेंट सिस्टम के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका जिसे हम सब जानते हैं वह है ट्रेडिशनल तरीका, जिसमें चेक बेस्ड सिस्टम आता है। यानी अगर आपने अपने अकाउंट में से मेरे अकाउंट में पैसे देने हैं तो आप एक चेक लिखेंगे और वह चेक या तो मुझे थमा देंगे या वह चेक जो आप बैंक में लगा देंगे। लेकिन समय बदलता जा रहा है, लार्ज वैल्यू की ट्रांजैक्शंस होने लग गई हैं, पैसे की कीमत कम होती जा रही है, इसी के कारण ट्रांजैक्शंस की वैल्यू तो बढ़ती चली जा रही है। तो लार्ज वैल्यू सिस्टम को और बढ़ावा देने के लिए और उसमें सुविधाएं लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चलाया आरटीजीएस का सिस्टम। सबसे पहले तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म जानिए। इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। अब अगर तो आप अकाउंट्स के जानकार हैं तो आपको मालूम होगा दो कंसेप्ट्स होते हैं, एक नेट का, एक होता है ग्रॉस का। तो ये वाला जो सिस्टम है ये ग्रॉस सिस्टम है। अब इसे ग्रॉस क्यों बोलते हैं ये हम आने वाली स्लाइड्स में जान लेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करने के कई सारे माध्यम हैं जो कि एक एक करके मैं आपको सारे अच्छे से समझाऊंगी। जैसे कि आज तो हम आरटीजीएस सीख रहे हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम जानेंगे कि नेफ्ट क्या होती है, उससे अगले में जानेंगे आईएमपीएस क्या होता है, उसके बाद ईसीएस के बारे में, फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, प्रीपेड कार्ड्स क्या होते हैं और एटीएम नेटवर्क्स किस प्रकार से चलते हैं। ये सब एक एक करके मैं आपको टॉपिक्स में समझाऊंगी। आरटीजीएस एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सोच है जिसने इंडिया में सेटलमेंट सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया। ये स्कीम जो है ये इंडिया में लॉन्च की गई थी मार्च 2004 में और इस स्कीम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देना। अगर एक बिजनेसमैन बड़ी अमाउंट को ट्रांसफर करना चाहता है पर वह चेक की सुविधा नहीं लेना चाहता तो उसके लिए आरटीजीएस एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। जैसे कि मैंने आपको आरबीआई के लेक्चर्स में समझाया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर एक काम को एक प्रॉपर रेगुलेटरी मेथड्स की मदद से ही चलाता है। तो उसके तहत इंडिया में बनाया गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशंस 2013। इसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए। अगर आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो आप आज के लेक्चर में जान जाएंगे। आरटीजीएस का जो सिस्टम है ये सिस्टम कई सारी सुविधाएं देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने वर्ड लिखा है फैसिलिटेट्स। इसका मतलब ही होता है सुविधा देना। आरटीजीएस में कस्टमर को सुविधा दी जाती है ऑनलाइन रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स की। अब ऑनलाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर आप घर बैठे बिठाए भी ये काम कर सकते हैं। फिर हमने वर्ड लिखा है रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब है यहाँ पर इंस्टेंट, जिस समय आप पैसे ट्रांसफर करेंगे उसी समय उसी घड़ी वह पैसा जिसको आपने पैसे दिए उसके अकाउंट में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर इंडिविजुअल बेसिस पर उन ट्रांजैक्शंस को सेटल किया जाएगा। इन ट्रांजैक्शंस की नेटिंग नहीं की जाएगी, डेबिट्स और क्रेडिट्स की मिलान नहीं किया जाएगा, उसी समय पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दो बातें इसके अंदर हम समझेंगे। पहली तो है ग्रॉस बेसिस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नेटिंग नहीं की जाएगी डेबिट्स विद क्रेडिट्स, तो सेंट्रल बैंक ये काम नहीं करेगा, उसी समय इंस्टेंटली पैसे को ट्रांसफर कर देगा।
चाहे अमाउंट जितनी भी बड़ी हो। और दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है मल्टीलेटरल सेटलमेंट बैचेस की। चलिए जानते हैं ये क्या होते हैं। मल्टीलेटरल नेट सेटलमेंट बैचेस। अब ये जो बैच होता है ये एक प्रकार की सेटलमेंट फाइल होती है। सेटलमेंट फाइल होती है जिसके अंदर कंटेन किए जाते हैं नेट फंड पोजीशंस। अब नेट फंड पोजीशन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा। देखिए, जब हम बात करते हैं पेमेंट सिस्टम की, तो पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा कई सारी क्लियरिंग एंटिटीज भी हैं जिनसे रिसीवेबल और पेएबल दोनों के आते हैं अकाउंट्स, तो ये क्लियरिंग मेंबर्स कहलाते हैं। तो जब इन एंटिटीज के द्वारा नेटिंग की जाती है, अब यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एंटिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो इसके अंदर ये जानिए कि ये जो एंटिटीज है इसके अंदर आपकी क्लियरिंग हाउसेस कॉरपोरेशन आती हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, सेंट्रल काउंटर पार्टी या रिटेल पेमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा हमारे कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, जैसे कि नाबार्ड, एक्सिम बैंक। तो ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी दिन में कई सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस का नेट कर लिया जाता है। एक एक ट्रांजैक्शंस को हैंडल नहीं किया जाता क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ये यहाँ से सोर्स की जाती हैं जो कि पेमेंट सिस्टम्स हैं। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस करंट अकाउंट्स या सेटलमेंट अकाउंट को मेंटेन करती हैं और एक दिन की सेटलमेंट इकट्ठी ही कर दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फर्क है कि अगर मल्टीलेटरल हैं, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, तो उनकी नेट चलेगी, बाकी सबका ग्रॉस ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने जानी एक बहुत जरूरी बात कि जब आरटीजीएस किया जाता है तो ट्रांजैक्शन की जो प्रोसेसिंग है वो कंटिन्यूसली लगातार चलती रहती है। तो लर्न करेंगे आप ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस और थ्रू आउट डे, पूरा दिन ये चलती रहती है। अब जैसे जैसे समय बदलता गया है, बिजनेस की रफ्तार तेज होती जा रही है। हम आ पहुंचे हैं 21वीं सदी में, यानी कि अब आ चुका है नेक्स्ट जनरेशन आरटीजीएस, जो कि बिल्ड किया गया है ISO 20022 स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली। इसके अंदर कई सारे एडवांस फीचर्स हैं जिस टेक्नोलॉजी का आनंद आप घर बैठे ही उठा सकते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कदम आगे बढ़ाया और 14 दिसंबर 2020 को ये मान लिया कि आरटीजीएस की जो सुविधा है वह 24 घंटे 7 दिन आप पा सकते हैं, यानी कभी इसमें रुकावट नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कुछ एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मिनिमम कितनी अमाउंट का आरटीजीएस किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लार्ज वैल्यूज के लिए है, तो कम से कम अगर ट्रांजैक्शन 2 लाख की है तो ही आरटीजीएस किया जा सकता है। इससे छोटी अमाउंट के लिए आरटीजीएस की सुविधा नहीं ली जा सकती। और जैसे कि पैसे का कोई अंत नहीं होता, यहाँ पर कोई भी अपर लिमिट या कोई भी मैक्सिमम लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। आप चाहे जितना भी पैसा हो आरटीजीएस के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आरटीजीएस को घर बैठे तो कर ही सकते हैं, यानी ये ऑनलाइन मोड। इसके अलावा अगर आप बैंक जाके करना चाहते हैं तो ऑफलाइन मोड के द्वारा भी किया जा सकता है। चलिए हम दोनों के बारे में ही जान लेते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि आरटीजीएस की सुविधा कौन कौन ले सकता है। तो आरटीजीएस की सुविधा इंडिविजुअल यानी आप और मैं, एक फर्म या एक बड़ी कॉरपोरेशन, इनमें से कोई भी ले सकती है। अब अगर मैं कहूं कि मैंने तो ट्रांसफर करना है घर बैठे बैठे, तो मैं वह कर सकती हूँ। मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी एक है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट। पर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स में अच्छे नहीं हैं या आपको वह नहीं आती पर करना चाहते हैं आरटीजीएस, तो वह काम भी मुमकिन है।
आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं और ब्रांच विजिट करते हुए ऑफलाइन मोड से ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जानिए कि ये कैसे होगा। तो जो रेमिटर है यानी जो पैसे ट्रांसफर करना चाहता है, सबसे पहले तो वह जाएगा अपनी ब्रांच जहां पर उसका अकाउंट है, तो वहां जाकर उसे एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उस फॉर्म के अंदर वह बेनिफिशियरी की सारी डिटेल्स बताएगा और उस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर देगा। अब क्या होता है बेनिफिशियरी, ये हम अगली स्लाइड में एग्जाम्पल की मदद से जानेंगे। तो वह डिटेल्स भरने के बाद वह उस फॉर्म को दे देगा अपने बैंक के जो भी मैनेजर होगा उसको, और फिर उसके बाद देखिए मैनेजर क्या कह रही हैं। वह कहती हैं कि ठीक है, जैसे ही आपने ये फॉर्म भरा, आपने हमें ऑथराइज कर दिया है कि हम आपके अकाउंट में से पैसों को डेबिट करें जितने की आप चाहते हैं और उसे ट्रांसफर कर दें आपके बेनिफिशियरी के अकाउंट में। तो इस प्रकार से एक आरटीजीएस एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो भी टर्म्स इसके अंदर यूज होती हैं, चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से जान लेते हैं। एग्जाम्पल को पढ़िए। एग्जाम्पल में है यहाँ पर दो किरदार, एक है मिस्टर अखिल और एक है मिस्टर चेतन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मिस्टर अखिल ट्रांसफर करना चाहते हैं 15 लाख रुपए मिस्टर चेतन को और डिसाइड करते हैं कि वह ये काम आरटीजीएस के द्वारा ही करेंगे। अब यहाँ पर गौर से देखिए, जो मिस्टर अखिल हैं वो है रेमिटर, जो कि पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, और जिसके अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं उसे बोला जाता है बेनिफिशियरी। यानी हमारी एग्जाम्पल में बेनिफिशियरी है मिस्टर चेतन। बेनिफिशियरी की जो डेफिनेशन आरटीजीएस के अंदर दी गई है उसमें यह बोला गया है कि बेनिफिशियरी वह पर्सन होता है जिसे कि डेजिग्नेट किया जाता है कि जिसके अकाउंट में अमाउंट ने ट्रांसफर होना है। अब वो क्यों ट्रांसफर होनी है, क्योंकि जो रेमिटर है उसने ऐसे निर्देश दिए हैं, उसने पेमेंट की इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसी कारण से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको कई सारी इंफॉर्मेशन बेनिफिशियरी के बारे में देनी होगी। अब क्या होगी वो इंफॉर्मेशन, एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि कितनी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर देना होगा, वह भी बिल्कुल सही। अगली बात, बेनिफिशियरी का नाम क्या है, उसके बैंक का नाम क्या है और कौन सी उसकी ब्रांच है। अब जिस ब्रांच में पैसा भेजना है उस ब्रांच का आईएफएससी नंबर क्या है। अब कहां से मिलेगा आईएफएससी नंबर, चेकबुक के ऊपर लिखा होता है ये नंबर। तो इसी प्रकार से आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी, जैसे जो भी बेनिफिशियरी का अकाउंट के अंदर नाम है वह नाम देना होगा, उसकी पूरी डिटेल्स देनी होगी, पूरा जो बेनिफिशियरी का कस्टमर का अकाउंट नंबर है। इसके अलावा अगर आप साथ में कोई नोट भी भेजना चाहते हैं, कुछ लिख के भेजना चाहते हैं, तो वैसी इंफॉर्मेशन भी आप साथ में लिख सकते हैं, वह मैसेज भी साथ में ट्रांसफर हो जाएगा। जब आरटीजीएस की सुविधा ली जाती है तो उसमें दो प्रकार के चार्जेस के बारे में हमें पढ़ना होता है। एक तो होते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस और एक होते हैं सर्विस चार्जेस। तो जब बात की जाए प्रोसेसिंग चार्जेस की, तो 1 जुलाई 2019 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेव का मतलब होता है पूर्ण रूप से खत्म कर देना, हर एक तरीके के प्रोसेसिंग चार्ज को खत्म कर दिया था। कोई भी बैंक अब आरटीजीएस के ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज कस्टमर से नहीं ले सकता। दूसरा आ जाता है सर्विस चार्ज। अब सर्विस चार्ज तो बैंक लेते हैं। यहाँ पर अब जरा ध्यान से समझिए, अगर तो है इनवर्ड ट्रांजैक्शन यानी पैसा आ रहा है, बेनिफिशियरी की बात करें तो किसी भी प्रकार का चार्ज बेनिफिशियरी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। दूसरी है आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस, मतलब रिमिटर। अगर आपका बैंक रिमिट कर रहा है पैसे तो वहां पर चार्जेस लगेंगे और लगेंगे अमाउंट के हिसाब से। अगर तो 2 लाख से लेके 5 लाख तक का ट्रांसफर है तो पैसे देने पड़ेंगे 24 रुपए और 50 पैसे। लेकिन अगर ट्रांसफर है 5 लाख से ऊपर का तो वहां पर जो आपसे चार्ज लिया जाएगा वो होगा 49 रुपीज एंड 50 पैसे। तो कोई भी बैंक जो आरटीजीएस की सुविधा दे रहा है वह चाहे
तो कम पैसे ले सकता है, लोअर रेट ले सकता है, बट किसी भी हालात में इन लिखे हुए पैसों से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। तो कब मिलेंगे पैसे? तो जो बेनिफिशियरी होगा उसे बिल्कुल भी वेट नहीं करनी होगी। जैसे कि मैंने आपको समझाया, रियल टाइम, इंस्टेंटली उसी समय उसे पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नियमों के हिसाब से जो हमारी एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो जो मिस्टर चेतन है जिन्हें पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उनके अकाउंट में वह पैसा क्रेडिट हो जाएगा और हद से हद जो समय लग सकता है वह 30 मिनट का लग सकता है। और देखिए कितने खुश हैं मिस्टर चेतन। तो जैसे ही बेनिफिशियरी को पैसे मिलेंगे तो अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो मैसेज का फॉर्मेट चल रहा है CAMT.59 उसके हिसाब से कम्युनिकेशन दे दी जाएगी रिमिटिंग बैंक को कि पैसा ट्रांसफर हो गया है। बेनिफिशियरी को किस डेट को कितने बजे वह पैसा मिला, ये सारी इंफॉर्मेशन का जो मैसेज है, एक्नॉलेजमेंट है, वो रिमिटिंग बैंक को मिल जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि अब आप भी आरटीजीएस बड़े अच्छे से कर पाएंगे, आपको कोई भी उसमें तकलीफ नहीं आएगी। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में और उसमें जानेंगे हम कि नेफ्ट क्या होता है और किस प्रकार से किया जाता है। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, हम मिलेंगे बहुत जल्द।